So there is one company, and that company's name is Dunlop Transmission. Okay. So this Dunlop Transmission Company is the world's first and best manufacturer. Okay. So this Dunlop company. So this company is best and first manufacturer in the world. Okay. And what this company do? They are into manufacturing of belt, V belt and cross belt. Okay. तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक डिजाइन फाइनल किया है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम 42 साइज का शर्ट हर हर बार लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलर है हमारा, तो टेलर क्या करता है 38, 40, 42, 44 या फिर 38, 36 ऐसे स्टैंडर्ड इंचेस के शर्ट बना के रखता है. ओके. तो फिर कौन सा भी आदमी आ जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड साइज का वो शर्ट आएगा और लेके जाएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल एक्शन गारमेंट कंपनी है, तो वो क्या करेंगे, हर टाइम हर एक का माप लेके हर एक को शर्ट देना बनाना कॉम्प्लिकेटेड काम है. उसकी जगह हम क्या करेंगे, 95% लोगों का साइज स्टैंडर्ड होता है. बहुत बड़ा पेट है, हाइट बहुत ही कम है, हाइट बहुत ही ज्यादा है, ऐसे 5% लोग होते हैं, उनको ही सिर्फ टेलर उनका साइज लेता है. बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं हम, 36, 38, 40, 42, 44 ऐसे साइज के शर्ट वहां पे बनाए हुए रहते हैं और वो बराबर आपको फिट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ओके. तो इसी प्रकार से डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने हर एक बार लोड कैलकुलेट करने का, हर एक बार उसका आरपीएम देखने का, हर एक बार दोनों शाफ्ट, दोनों जो पुली रहते हैं बेल्ट के, हम बेल्ट डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों पुली के बीच में का डिस्टेंस देखने का. तो हर टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करने की जरूरत नहीं. उन्होंने क्या किया, एक 8 से 10 सैंपल कैलकुलेशन करके देखे डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी ने, और वो कैलकुलेशन हर बार सक्सेसफुल हो गई. जैसे कि 40, 42, 38 साइज का हम शर्ट लेते हैं ना. ओके. तो उसी प्रकार से डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी ने क्या किया कि एक बेल्ट डिजाइन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस इनिशिएट की, और वो प्रोसेस पूरी दुनिया में फॉलो होने लगी और उसने अच्छा रिजल्ट दिखाना चालू किया. तो लोग क्या करने लगे, उसी डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो करने लगे. ओके. अभी इसमें दो रेंज है, एक है हाई स्पीड मॉडल और दूसरा है फोर्ट मॉडल. ओके. तो हाई स्पीड में हम क्या करते हैं, करेक्टेड किलोवाट रेटिंग का फॉर्मूला लेते हैं. करेक्टेड किलोवाट रेटिंग क्या है ये मैं आपको बाद में बोलता हूं. ओके. और दूसरे है करेक्टेड किलोवाट रेटिंग फोर्ट के लिए, यानी फोर्ट के लिए और हाई स्पीड बेल्ट के लिए अलग अलग फॉर्मूला उन्होंने. तो हाई स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 0.0118 वेलोसिटी, v मीन्स वेलोसिटी, अपॉन 5.08. ओके. ये हाई स्पीड का फॉर्मूला हो गया. और फोर्ट का फॉर्मूला हो गया 0.0148 v मीन्स वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकंड अपॉन 5.08. ये हो गया फोर्ट का फॉर्मूला. अभी फोर्ट का बेल्ट है या हाई स्पीड का बेल्ट है, अभी फोर्ट और हाई स्पीड ये नाम किसने दिया है, डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी ने दिया है. क्यों दिया है,
क्योंकि उनका प्रोडक्ट है, उनका डिजाइन प्रोसीजर है, तो वो डिसाइड करेंगे उस वक्त क्या नाम देना है। करेक्ट है। तो उन्होंने दो रेंज निकाली। अभी हाई स्पीड हम किसको बोलते हैं? देखिए, ये जो हाई स्पीड है, ये हाई स्पीड हम किसको बोलते हैं? ये जो हाई स्पीड है, हाई स्पीड हम किसको बोलते हैं? जिस बेल्ट का स्पीड, जिस बेल्ट का किलोवाट बीयरिंग कैपेसिटी 0.0118 किलोवाट पर mm विड्थ पर प्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड बेल्ट। और जिस बेल्ट की पावर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी 0.0147 किलोवाट पर mm विड्थ पर प्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट बेल्ट। अभी दोनों के नाम से हमको पता चलेगा कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है रे? फोर्ट की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो पर mm विड्थ पर प्लाई ज्यादा लोड बेयर कर सकता है। तो ये जो फोर्ट बेल्ट है वो हम हेवी ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, और ये जो हाई स्पीड बेल्ट है वो नॉर्मल और मीडियम ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। अभी हाई स्पीड बेल्ट की नॉर्मल ड्यूटी यानी क्या होती है? नॉर्मल ड्यूटी यानी कौन सी ड्यूटी, वो भी मैं आपको बोल सकता हूँ। नॉर्मल लोड, बाद में स्टेडी लोड, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फैन, लाइट, मशीन टूल, इंटरमीडिएट लोड, हेवी ड्यूटी फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सभी लाइट ड्यूटी है। हेवी ड्यूटी कौन से है? शॉक लोड, वैक्यूम पंप, रोलिंग मिल्स, हैमर्स, ग्राइंडर्स, जहां पे बड़ी बड़ी स्टोन्स है वो क्रश करना पड़ता है। स्टील रोलिंग मिल रहते हैं। स्टील रोलिंग मिल यानी हम दो रोलर के बीच में से आ, उसका जो मटेरियल है, बिलेट हम बोलते हैं, उस बिलेट को पास करते हैं, और वो बिलेट को पास होने के बाद वो बिलेट शीट में कन्वर्ट होता है। तो बहुत ज्यादा लोड, बहुत ज्यादा टॉर्क हमारे मोटर के ऊपर आता है और हमारे बेल्ट के ऊपर भी आता है, उसके बोलते हैं हेवी ड्यूटी लोडिंग। तो हेवी ड्यूटी लोडिंग में हम कौन सा बेल्ट यूज करते हैं? फोर्थ बेल्ट यूज करते हैं। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको यह ध्यान में रखना है कि जब क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं दिया है, हाई स्पीड बेल्ट है या फोर्थ बेल्ट है, तो हमको हाई स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? हाई स्पीड का फॉर्मूला यूज करने का। क्वेश्चन पेपर में दिया है यूज फोर इक्वेशंस, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो जब आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि यूज फोर्थ फॉर्मूला, then we have to use fourth formula. In question paper, if they will give use high speed, then also you have to use high speed. In question paper, if they will tell you, uh, if they will not tell you which formula you have to use, in that case also you have to use high speed formula. And in 90% you have to use high speed formula. क्वेश्चन पेपर में जब फोर्थ बोलते हैं तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी हमने जैसे कि पहले यूनिट में देखा कि कॉलर का फेल्योर का एक इक्वेशन होता है, शाफ्ट का फेल्योर का एक इक्वेशन होता है, फेल्योर ऑफ क्वार्टर इन शेयर का एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन को कुछ तो लॉजिक रहता है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है, डिजाइन प्रोसीजर जो है, इसको कुछ भी लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी ने 150 साल से अधिक समय के लिए
इन सभी बेल्ट को डिजाइन किया है दुनिया में और सप्लाई किया है, इसलिए आंख बंद करके इनकी प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा कि ये बेल्ट इतने पावर को सस्टेन हो सकता है कि नहीं, चेक करो उसका शेयर स्ट्रेस चेक करो, ऐसा नहीं। सिर्फ हमको उस कंपनी ने कौन सी प्रोसीजर फॉलो की है वो देखना है और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, और एक है, इसमें आपको ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप नोटबुक के ऊपर लिखा करो, जो हम बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो आप नोटबुक के और पेन के सहायता से लिखा करो। दूसरा क्वेश्चन भी आपको कोई नहीं पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन है वो, कि राइट द डिजाइन प्रोसीजर फॉर फ्लैट बेल्ट एज पर द डनलॉप ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछेगा। ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि राइट द डिजाइन प्रोसीजर फॉर वी बेल्ट फॉर डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी। ये भी आपको क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन कौन सा आएगा, डिजाइन द फ्लैट बेल्ट फॉर सो एंड सो आरपीएम विथ सो एंड सो पावर, और डिजाइन द वी बेल्ट विथ सो एंड सो पावर एंड सो आरपीएम। ये दो ही प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें के जो ये फॉर्मूलेज हैं, इसको कोई भी डेरिवेशन नहीं है। ये फॉर्मूला कहां से आया है, डनलॉप ट्रांसमिशन कंपनी में 150-200 साल जो काम किया है दुनिया में, उसके ऊपर से जो उनको जो एक्सपीरियंस मिला है बेल्ट डिजाइन का, उसमें से ये फॉर्मूलाज आया है। देयर इज नो डेरिवेशन, देयर इज नो क्रॉस चेकिंग। जैसे कि हमने नकल और कॉटल जॉइंट में क्या किया था, क्रॉस चेकिंग ऑफ द स्ट्रेसेस किया था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देयर आर टू मेथड्स टू गो अहेड। हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहली मेथड है, we have to write all the design procedure and then we will have to solve the problem. दूसरी मेथड है, we will solve the problem and along with solving the problem we will understand the what procedure we are following. अभी प्रोसीजर तो इसका कोई पूछता नहीं है हमको कि राइट द डिजाइन प्रोसीजर फॉर फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट, ये कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। तो इससे अच्छा है हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, समझ के लेते हैं। ओके, so now we will try to solve the problem and while solving the प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही हम इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, समझ के लेते हैं। ओके, अभी देखिए प्रॉब्लम किस प्रकार से आते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है, यह हम पैरेलली देखेंगे। It is required to select a flat belt drive for compressor running at 750 आरपीएम। तो हमारा जो बेल्ट ड्राइव है वो किसको चला रहा है, कंप्रेसर को चला रहा है, which is driven by 25 kilowatt and 1440 rpm motor. Okay, which is driven by 25 kilowatt and 1440 rpm motor, यानी उसका पावर और आरपीएम दिया है। आप लिख के ले सकते हैं ये प्रॉब्लम, हम स्लोली नहीं ले रहे हैं। You can open your notebook, you take the calculator and you write this problem. Available for center distance of 3 meter. The belt is open type. The belt is open. इस प्रकार से उन्होंने दिया है। ये डायग्राम हमको निकालना है।
अभी देखिए उन्होंने क्या दिया है, सेंटर डिस्टेंस दिया है 3000 मीटर, इसको हम बोलते हैं कैपिटल सी। शायद बीएमई और टॉम में भी आपने इसको सी ही लिया है, कैपिटल सी ही आपने लिया है। ओके, अभी ये 750 आरपीएम है। कभी भी जो बड़ा पुली होता है वो कम आरपीएम से रोटेट होता है, और जो छोटा पुली होता है वो क्या होता है, ज्यादा आरपीएम से रोटेट होता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी रेशियो उससे ज्यादा होता है। देखिए अभी जो छोटा पुली है वो 1440 आरपीएम से मूव हो रहा है, और जो छोटा बड़ा पुली है वो 720 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। डायग्राम दिख रहा है ना अच्छी तरीके से। कुछ लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम रहेगा तो वो थोड़ा सा बाहर आके देख सकते हैं डायग्राम। ओके, अभी देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला बोलता हूँ, नोटबुक के ऊपर लिख के लीजिए। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाइज। फॉर्मूला क्या है, विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाइज। अभी नंबर ऑफ प्लाइज क्या है ये आपको मैं बोलता हूँ। ये आपको बेल्ट दिख रहा है, इस बेल्ट के ऊपर आपको लेयर दिख रहे होंगे अलग अलग, उसको बोलते हैं प्लाइज। फॉर एग्जांपल ये एक प्लाई है, हमारा टायर भी प्लाइज का रहता है, देखो ये एक प्लाई हो गए, ये दूसरा प्लाई हो गया, ये तीसरा प्लाई हो गया। ये जो प्लाई है वो एक दूसरे को ऐसा अच्छी तरीके से बाउंड किए रहे थे, जैसे हमारे टायर में हम करते हैं ना, टायर को ऐसे अलग अलग प्लाइज लगाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लाइज। तो ये कितने प्लाइज हो गए, ये बेल्ट का 3 प्लाइज हो गए, ये एक प्लाई, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो इसको ये एक एक जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाइज बोलते हैं। ओके, ये जो एक एक लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाइज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप डायग्राम देखें तो आपको इधर क्रॉस क्रॉस में अलग अलग लेयर दिखेंगे। ये कितने प्लाइज है आप बता सकते हैं कोई? ये जो टायर आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से दिख रहा है, तो इसके प्लाइज मेरे को बताओ, ये कितना प्लाइज का टायर है, ये जो दिख रहा है वो, ये कितना प्लाइज का टायर है, दिखता है तो बोलो मेरे को। नो, लेयर फोर। कितना आपको, सी केयरफुली, you zoom it and see how many layers there are. Exactly correct, कनिष्क इज करेक्ट। 4 लेयर है इसके ऊपर, 1 2 3 4। ओके, तो ये जो टायर हमको इधर ये जो बेल्ट इधर दिख रहा है वो 4 प्लाइज है। प्लाइज यानी एक के एक ऊपर जो लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाइज, यानी एक के एक ऊपर जो लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाइज। ओके, जैसे कि हमारी चप्पल में भी प्लाइज होते हैं, ऊपर का जो रहता है वो लेदर का रहता है, उसके नीचे एक रबर का रहता है, तो उसके नीचे तीसरा एक टायर का रहता है, तो प्लाइज यानी लेयर 1 2 3 4। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम ले रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है,
विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाईज। विड्थ यानी ये बेल्ट है, ये बेल्ट की ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। ओके, और नंबर ऑफ प्लाईज यानी इसको कितने लेयर्स है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्लाईज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये एक, ये दो, ये तीन। ओके, इस प्रकार से नीचे जो लेयर है उस बेल्ट के उसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्लाईज। इज इक्वल टू करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग। ओके, so is equal to corrected power upon corrected belt rating। ओके, ये फॉर्मूला ठीक से है। अभी करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट, ये विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाईज, ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। विड्थ यानी वो जो बेल्ट है उस बेल्ट का विड्थ यानी उसका लेफ्ट और राइट हैंड का डायमेंशन, उसको बोलते हैं विड्थ। और नंबर ऑफ प्लाईज आपको मैंने बोला है, इज इक्वल टू करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग। अभी करेक्टेड पावर कैसा मिलेगा आपको, करेक्टेड पावर का फॉर्मूला क्या है, करेक्टेड पावर इज इक्वल टू, सो करेक्टेड पावर इज इक्वल टू एफ डी इंटू, ओके, सो करेक्टेड पावर इज इक्वल टू एफ डी इंटू मैक्सिमम पावर। तो इसको बोलते हैं हम एफ डी, ये एक स्टैंडर्ड फैक्टर है, ये इसको बोलते हैं हम एफ डी, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर। ये आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप बार बार ये पीपीटी देखेंगे, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ थ्योरी या डेरिवेशन है नहीं। वो जो कंपनी है उसने जो प्रोसीजर हमको बोला है वही प्रोसीजर हम उधर फॉलो करने का है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो करेक्टेड पावर हमको कैसे मिलेगा, एफ डी इंटू पी मैक्स, एफ डी इंटू पी मैक्स। ओके, अभी पी मैक्स हमको कैसे मिलेगा, पी मैक्स इज इक्वल टू लोड करेक्शन फैक्टर इंटू गिवन रेटेड पावर। ये गिवन रेटेड पावर है, ये गिवन रेटेड पावर है, ये गिवन रेटेड पावर है इंटू लोड फैक्टर। ओके, ये लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर का इधर फॉर्मूला रहता है, एप्लीकेशन जैसा होता है वैसा लोड फैक्टर कम ज्यादा होता है। ओके, तो ये मेजर फॉर्मूला है उसका। तो हमको कौन सा भी डिजाइन द बेल्ट जब पूछते हैं, नोटबुक के ऊपर लिख के ले लो, डिजाइन ऑफ बेल्ट जब हमको पूछते हैं तो हमको तीन ही चीजें उनको बोलनी है। एक है लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट का फॉर्मूला ये है, और ओपन और क्रॉस अलग अलग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है यहाँ, ये है ओपन के लिए और ये है क्रॉस के लिए। ओके, ये है क्रॉस के लिए और ये फॉर्मूला है ओपन के लिए। फिक्स फॉर्मूला है जो आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और थ्योरी ऑफ मशीन सेकंड ईयर में सीखा है। सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो कौन सा भी बेल्ट डिजाइन करने का है तो हम पेपर चेक करते टाइम या आपका क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर चेक करते टाइम दो ही चीजें देखते हैं। एक है टोटल लेंथ करेक्ट है क्या नहीं, ये है यहाँ पे है। दूसरा है नंबर ऑफ प्लाईज कितने हैं, कितने लेयर यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर, उसको हम बोलते हैं प्लाईज। तो प्लाईज कितने हैं और उसका विड्थ क्या है, ये देखो ये विड्थ है यहाँ,
ये जो विड्थ है, so this 152 mm is nothing but your width. तो कौन सा भी प्रॉब्लम चेक करते टाइम एग्जामिनर तीन ही आंसर देखेगा। क्या क्या है वो? लेंथ, ये लेंथ के लिए आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टॉम का फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है, वो आप चाहिए तो अभी लिख के ले लो। दूसरा है नंबर ऑफ प्लाइज, नंबर ऑफ प्लाइज के लिए ये फॉर्मूला है, ये कैसे यूज करने का मैं आपको बाद में बोलता हूं। और विड्थ, विड्थ और नंबर ऑफ प्लाइज के लिए ये एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख के ले लो। दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट, ओके। ये जो मैंने रेड में किया है वो फॉर्मूला लिख के ले लो। विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज इज इक्वल टू करेक्टेड पापुन अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग। अभी हम इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किलोवाट 25 दिया है। नेक्स्ट है N1, सो N1 इज इक्वल टू 1440 RPM, ये गिवन है। N2 है 720। कभी भी RPM ज्यादा किसका होता है? जिसका डायमीटर बड़ा कम होता है उसका RPM ज्यादा होता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है उसका RPM कम होता है। C is nothing but the center distance between two pulleys. अभी हमको पहले क्या निकालना है? D निकालना है। नॉर्मली दो केसेस है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में D दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में D नहीं दिया रहता है। अभी हमको किसका भी डायमीटर मालूम नहीं है, तो वो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने टॉम में देखा है, वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। okay. तो ये नॉर्मली ये d जो रहता है ये d mm में रहता है, ये d किस में रहता है? mm में। तो v का यूनिट क्या होगा रे? d mm में रहेगा तो v का यूनिट क्या होगा? mm पर सेकंड रहेगा, नॉट मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसको हमको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो पाई डी एन अपॉन 1000 इंटू 60 इज इक्वल टू v। ये फॉर्मूला हमारा किसका है? वेलोसिटी का। कौन सा भी पुली की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख के ले लो। सो v इज इक्वल टू पाई डी n1 अपॉन 60 इंटू 1000। ये 1000 हमने क्यों किया है? क्योंकि ये जो d है, इस d की वैल्यू हमको mm में है, और हमको ये जो v है, v की है वैल्यू हमको किस में चाहिए? मीटर्स पर सेकंड में चाहिए, तो इसलिए हमको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, अभी v दिया है क्या प्रॉब्लम में? देखिए प्रॉब्लम में अच्छी तरीके से देखिए, v दिया है क्या? नहीं दिया है, v नहीं दिया है उन्होंने। ओके,
तो v के लिए जब v नहीं दिया है, आप नोटबुक ओपन कीजिए, नोटबुक ओपन कीजिए और लिख के लीजिए, इफ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज नॉट गिवन, then initially consider velocity of belt as 18 meter per second. If velocity of belt is not given, then initially consider velocity of belt as 18 meter per second. Okay. तो अभी v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड देते हैं। अभी वेलोसिटी क्या लेने का, बेल्ट का वेलोसिटी प्रॉब्लम में दिया है तो एज इट इज लेने का, प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो 18 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करके आगे चलने का। ओके, तो अभी हमने हमको अभी v भी मिल गया है, तो फिर इसमें अननोन क्या है, सिर्फ d अननोन है। ओके, तो वी विल फाइंड आउट द d। अभी ये देखिए, पाई इंटू 1440, तो 1440 है, यानी ये किसका डी लिया है, ये स्मॉल डी है, ये लार्ज डी है। 1440 यानी किसका है, ये छोटे पुली का है, तो डायमीटर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, इसका जो डी है ये स्मॉल डी इससे छोटा आएगा, तो ये देखिए डी इज इक्वल टू 238.73। ओके, अभी देखिए डनलॉप कंपनी ने पुली का साइज कितना होगा, फ्लैट पुली का साइज कितना होगा, इसके लिए एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट आपको क्वेश्चन पेपर में रेडीमेड दिया रहता है। क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में आपको जो चार्ट है वो रेडीमेड दिया जाता है, तो वो चार्ट अभी हम देखेंगे। अभी अपना कितना आया है आंसर डी का, 238, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अभी ये, 238.73 mm इतना डायमीटर आया है, किसका, छोटे पुली का। अभी छोटे पुली का डायमीटर इतना आया है बोले तो 238.73, ओके, 238.73 के आगे हमको देखना है उस टेबल में, तो 238.73 का सबसे क्लोज वाला वैल्यू और थोड़ा सा आगे वाला वैल्यू हमको अभी देखना है। वो वैल्यू अभी देखिए और मेरे को बोलिए कौन सा है। 238.73 कौन सा है यहाँ पे देखिए, 238.73 के आगे वाला और क्लोज है ऐसा वैल्यू इस टेबल में कौन सा है, देखिए लेफ्ट साइड में, ये डायमीटर का वैल्यू हमको देखना है, तो वो वैल्यू कौन सा है देखिए, देखिए और मेरे को बताइए, नहीं तो टाइप कीजिए। टू 224 कम है ना 238 से, उसके आगे चाहिए। अभी स्ट्रेसेस मेरी वर्किंग स्ट्रेस 40 है, ओके, तो डिजाइन स्ट्रेस 40 के आगे ही चाहिए ना मेरे को, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। मेरी वर्किंग स्ट्रेस 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो मेरी डिजाइन स्ट्रेस 40 mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर के आगे ही चाहिए, उससे पहले वाला होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली करेक्ट, 250 है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 224 लिया तो क्या हो जाएगा, ये 224 238 से क्या है, कम है ना, बेल्ट फेल हो सकता है, करेक्ट है। अभी 280 में लेता हूं तो वो बहुत ज्यादा होता है, उससे अच्छा है ये 250 है यहाँ पे,
तो ये 250 को हमको क्या करना, 238 को हमको क्या करना है, 250 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि टेबल में है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये आते टाइम ही 240 250 ऐसे आ जाती है, तब आपको वो टेबल यूज करने की जरूरत नहीं। ओके, ये आते टाइम ही आपकी वैल्यू 250 27 280 ऐसी आ जाती है ऑटोमेटिक। 50% क्वेश्चन में ऐसा होता है, लेकिन हम इंटेंशनली जरा टफ क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको आगे सुविधा हो। इसलिए अभी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, डायमीटर कौन सा लेना पड़ेगा, 250 डायमीटर लेना पड़ेगा। ओके, देखिए मैंने क्या लिया, 250 लिया। अभी आप अच्छी तरीके से देखेंगे, कभी भी d बाई डी इज इक्वल टू n बाई n रहता है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, इसका आरपीएम उससे डबल है, इसका आरपीएम उससे डबल है, इसका जो आरपीएम है वो इससे डबल है, तो इसका डायमीटर इससे हाफ होता है। ये फॉर्मूला आपको वेलोसिटी रेशियो को मालूम है। ओके, वी कैन राइट 1440 अपॉन 720 is equal to इज इक्वल टू, ये छोटा है तो इसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, ये आपको मालूम है। तो 1440 इंटू डी कितना है हमारा 250। ओके, अपॉन 720 इज इक्वल टू डी। ये आपने टॉप में सीखा हुआ है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी डबल आ जाएगा, उसको डायरेक्टली आप ले सकते हैं, ये करने की जरूरत भी नहीं है। वेलोसिटी रेशियो डबल है तो डायमीटर क्या रहता है, हाफ रहता है, ये आपको मालूम है। तो ये हमारा बड़ा डी आ गया, 2 इंटू 250 इज इक्वल टू 500। रिस्क ना हो इसलिए हम एक बार टेबल दिया है तो इसमें 500 है क्या नहीं वो भी एक बार देखेंगे। 500 है, देखो एग्जैक्टली 500 है टेबल में, तो 500 ले सकते हैं। अभी टेबल दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टेबल नहीं दिया है तो डायरेक्ट लेने का कुछ प्रॉब्लम नहीं। टेबल में 500 है इसलिए ये दूसरा जो पुली है ये बड़े वाला, ये बड़ा वाला पुली रहेगा, ये 500 रहेगा और ये 250 रहेगा। क्यों? क्योंकि डनलॉप कंपनी में टेबल दिया है इसलिए हम वो कर रहे हैं, ले रहे हैं। देन अभी पहली बार हमने वीक एज्यूम किया था, अभी हमारे पास डी आ गया है। इधर हमने क्या किया था, डी जो है वो एज्यूम किया था क्योंकि प्रॉब्लम में दिया नहीं था। अभी हमारे पास डी आ गया है, ये डी है वो अभी हमने निकाल लिया है, तो अभी उसकी सहायता से हम
एग्जैक्ट वी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वी का फॉर्मूला यही है, सिर्फ हमको इसमें स्मॉल डी की वैल्यूज डालने की है। यही फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें हमको स्मॉल डी की वैल्यू डालने की। देखिए अभी ID N1 60 इंटू 1000, क्योंकि ये डी का वैल्यू हमने टेबल से निकाला है। So this V is equal to 18.85। और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जब हमारा D यहां पे 250 आता, यहां पे हमारा जो D है वो 250 आता डायरेक्टली, तो हमको फिर से V निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। ओके, क्योंकि हमने डी एज पर टेबल चेंज कर लिया है, इसलिए नया भी निकाला है, ये ध्यान में। अभी हमारा v कैलकुलेट हमने कर दिया है। ओके, तो हम अभी मैक्सिमम पावर और सिलेक्शन, इसके लिए हम जाते हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे। क्या था वो फॉर्मूला? width into number of plies is equal to corrected power upon corrected belt rating। corrected belt rating का फॉर्मूला ये है और हाई स्पीड बेल्ट के लिए। करेक्टेड पावर का फॉर्मूला क्या है? करेक्टेड पावर इज इक्वल टू एफ डी इंटू एक्चुअल पावर। एफ डी इंटू मैक्सिमम पावर, इसको आप पी मैक्स बोल सकते हैं। ओके, मैक्सिमम पावर यानी क्या हो गया? पी मैक्स। अभी पी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? लोड करेक्शन फैक्टर इनटू गिवन पावर और रेटेड पावर। ये गिवन पावर है, गिवन पावर है ना, ये देखिए गिवन पावर 24 किलो। ओके, अभी देखिए, तो मेरे को मैक्सिमम पावर कैसे मिलेगी? और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डनलॉप कंपनी ने फॉर्मूलाज लिख के दिए सभी को, और अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। देयर इज नो क्रॉस चेकिंग ऑफ स्ट्रेसेस। सो मैक्सिमम पावर और पी मैक्स इज इक्वल टू 1.3 इंटू, ये 1.3 क्यों आया है? लोड करेक्शन फैक्टर। अभी लोड करेक्शन फैक्टर के लिए ये टेबल रेडीमेड दिया रहता है। कहां पे? क्वेश्चन पेपर में। ये टेबल नहीं दिया तो डायरेक्टली एफ ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। एफ टेक एफ ए इज इक्वल टू 1.3, ऐसा वो देते हैं। और वो उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया तो एप्लीकेशन देते हैं। अभी देखिए, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो बेल्ट कंप्रेसर के लिए यूज कर रहे हैं। तो कंप्रेसर के लिए हमारा लोड करेक्शन फैक्टर क्या है? देखिए, कंप्रेसर यहाँ पे किधर दिख रहा है आपको? ये है कंप्रेसर, तो ये लोड करेक्शन फैक्टर कितना हो गया? 1.3 हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ टेबल देखने का और वैल्यू लिखने का। इधर कंप्रेसर है और वो कंप्रेसर का लोड करेक्शन फैक्टर है 1.3। ये है लोड करेक्शन फैक्टर एफ ए। अभी ये मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू लोड करेक्शन फैक्टर। आप चाहिए तो नोटबुक के ऊपर फॉर्मूला लिख के ले लो। पी मैक्स इज इक्वल टू लोड करेक्शन फैक्टर और एफ ए इंटू गिवन पावर और रेटेड पावर। तो 1.3 इंटू 25,
सो मैक्सिमम पावर हमारा हो गया 32.5। ओके, नेक्स्ट है टू कैलकुलेट करेक्टेड पावर। ओके, अभी करेक्टेड पावर का फॉर्मूला क्या है? एफ डी, ये फॉर्मूला लिख के ले लो। करेक्टेड पावर इज इक्वल टू, आपके नोटबुक के ऊपर फॉर्मूला लिख के ले लो इसका, एफ डी इंटू मैक्सिमम पावर और पी मैक्स। नोटबुक के ऊपर फॉर्मूला, अभी एफडी है क्या हमारे पास? नहीं है, पी मैक्स है। ये देखिए, ये पी मैक्स है, पी मैक्स हमारे पास है, लेकिन एफडी नहीं है। फिर एफडी का फॉर्मूला क्या है? एफडी हमको एक टेबल से कैलकुलेट करना पड़ता है। वो टेबल कहाँ पे है? ये इधर, आर्क ऑफ कंट्रोल फैक्टर, इसको बोलते हैं एफडी। एफडी का नाम है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर है, उसके लिए एक टेबल है। तो इधर अल्फा एस का एंगल है। ओके, अल्फा एस यानी क्या है? एंगल ऑफ वाउंड है। एंगल ऑफ वाउंड यानी ये ऐसा पुली रहता है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो ऐसा बाहर का एंगल होता है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ वाउंड। एंगल ऑफ वाउंड यानी उस पुली को बेल्ट ने कितना एंगल में कवर किया है। ओके, इसका एंगल ऑफ वाउंड कितना हो गया? ये इतना हो गया। ओके, तो ये एंगल ऑफ वाउंड कभी भी हम छोटे पुली का लेते हैं। एंगल ऑफ वाउंड हम कभी भी क्या करते हैं? छोटे पुली का लेते हैं। दोनों पुली सेम होता है तो एंगल ऑफ वाउंड सेम होता है। तो एंगल ऑफ वाउंड के लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं हम अल्फा एस। अल्फा एस के लिए हमको, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अल्फा एस का फॉर्मूला यहाँ है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है? बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टॉम 2 में, टॉम 1 में ये फॉर्मूला आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में था। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया है। मैंने वो पीपीटी में आपके लिए खास निकाला है। यही पीपीटी आप रेफर करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत कम होगी। तो ये अल्फा एस है। अल्फा एस कभी भी हम स्मॉल पुली का लेते हैं। ये अल्फा एस है क्रॉस का, और ये है ओपन का। ओपन का अल्फा एस का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2 साइन इनवर्स इन ब्रैकेट डी माइनस डी अपॉन 2c। अल्फा एस क्रॉस के लिए क्या फॉर्मूला है? इधर देखिए, अल्फा एस फॉर अल्फा एस एंड अल्फा बी बोथ आर सेम। बिगर पुली और स्मॉलर पुली का एंगल ऑफ वाउंड है वो, एस यानी स्मॉल, बी यानी बिगर, दोनों का अल्फा एस सेम रहता है, विच इज इक्वल टू 180 प्लस 2 साइन इनवर्स डी प्लस डी बाई 2c। अभी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बोलो मेरे को? अल्फा एस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है या ये फॉर्मूला यूज करना है? बोलिए। ओपन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? ओपन का है ना। सी दिस क्वेश्चन इज फॉर ओपन।
See this. So this is open belt drive, so we have to use open formula. ओपन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है. जस्ट this alpha s formula we have to use. We will use that formula now. Alpha s is equal to 180 minus 2 sin inverse d minus d by 2c. Why we are using this formula? Because this is open belt, right? Same formula we are using. So again you insert this value 180 minus 2, d is 500 and small d is 250 upon 2 into c is given 3000, which is equal to 175.23. Okay. अभी हमारा अल्फा एस कितना आ गया? 175 आ गया. अभी हमको टेबल देखना है. इधर 175 कहाँ पे है? ये 70 का है और ये 80 का है. ये दोनों की 175 कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में है ना. तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना हो गया? 1.02 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना. ये जो ऑलमोस्ट 175 आया है हमारा एफ डी अल्फा एस, तो ये अल्फा एस का वैल्यू इन दोनों के बीच में हो गया. तो वो कितना हो गया? 1.02. तो ये कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप जजमेंट से आप क्या कर सकते हैं? 1.020 बाय जजमेंट यू कैन राइट हियर. इनका कितना आया है? इतना सभी करने से 1.019. थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस. ठीक, हमने क्या किया? 175, 180 और 170 के बीच में है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू भी 1.04 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा? 1.02 आ जाएगा. So this 1.02 will be our value of EFD. तो आप EFD का वैल्यू इधर डायरेक्टली 1.020 लिख सकते हैं और ये कैलकुलेशन एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके. अभी करेक्टेड पावर का हमने फॉर्मूला लिया था. क्या लिया था वो? करेक्टेड पावर इज इक्वल टू EFD इंटू मैक्सिमम पावर. ये है मैक्सिमम पावर. सो इट इज 1.019 और 0120 भी लिखो. हमारा ये आया ना 1.120, 1.020. So in 32.5, which is equal to 33.12 kilowatt. Okay. करेक्टेड पावर आ गया हमारा 33.12 किलो. नेक्स्ट है करेक्टेड बेल्ट रेटिंग. अभी करेक्टेड बेल्ट रेटिंग का फॉर्मूला है और हाई स्पीड इट इज 0.0118 इंटू वी. ये जो वैल्यू है वी है इंटू अपॉन 5.0. ये कहां से आया? ये यहां से आया.
और हाई स्पीड एंड फॉर 4 90% it is high speed. If it is for 4 they will give most of the times this formula we have to use. ये फॉर्मूला हमने यूज किया किसका हाई स्पीड का करेक्टेड किलोवाट रेटिंग का ये फॉर्मूला है और 4 का करेक्टेड किलोवाट रेटिंग का फॉर्मूला ये है 99% हमको हाई स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन दैट यू यूज 4 ऐसा लिखा तो यही फॉर्मूला यूज करना है नहीं तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है सो दिस 0.0118 इंटू वी क्या है हमारा 18.85 मीटर पर सेकंड ये जो वी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना ये 18.85 तो ये हमको यहाँ पे लिख देना है एज इट इज और ये फॉर्मूला है 5.08 और 0.0118 ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करेक्टेड बेल्ट रेटिंग तो ये करेक्टेड बेल्ट रेटिंग आपका आ गया 0.0438 किलोवाट अभी यहां से आगे बहुत इंटरेस्टिंग है अभी हमको विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज ये नाम में ही उन्होंने बोला है विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों हमको आंसर चाहिए ये विड्थ है आंसर और नंबर ऑफ प्लाई भी एक आंसर यानी दोनों आंसर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फॉर्मूला में है इज इक्वल टू करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के लिए ही हमने ये सभी ऊपर की स्टेप्स उठाई ओके तो अभी देखिए विच इज इक्वल टू करेक्टेड पावर क्या है ये है 33.12 करेक्टेड पावर रेटिंग क्या है 0.0438 which is equal to 756.70 नाउ बेल्ट विड्थ अभी देखिए मोस्टली 4 प्लाइज 5 प्लाइज और 6 प्लाइज की बेल्ट होते हैं ये टेबल में 3 प्लाई का वैल्यू दिया ही नहीं रहता 3 प्लाई का बेल्ट जब होता है वो बहुत वीक रहता है तो 3 प्लाई का बेल्ट 90% हम यूज ही नहीं करते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर में भी 3 प्लाई का टेबल में नहीं दिया रहता 3 प्लाई क्वेश्चन पेपर में दिया ही नहीं रहता ओके तो अभी देखिए फॉर 8 प्लाइज फॉर 4 प्लाइज के लिए वो क्या हो जाएगा ये है विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज हम इधर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा और 4 प्लाइज इट विल बी इनटू W okay so for 4 plies it will be 756 ये upon 4 तो ये विड्थ आ जाएगा हमको विड्थ ओके तो W for 4 plies W for 5 plies W for 6 plies ये आ जाएगा W यानी विड्थ ऑफ दैट बेल्ट अभी विड्थ ऑफ बेल्ट क्या है फिर से मैं आपको बताता हूँ ये आपका बेल्ट है फॉर एग्जांपल ये बेल्ट है बेल्ट कट करने के बाद आपको ऐसे दिखेगी तो ये जो उसका विड्थ है इसको हम बोलते हैं W ऊपर से हम देखेंगे तो ये विड्थ है उसका दिस इज विड्थ W और नंबर ऑफ प्लाइज क्या है उस बेल्ट को 1 2 3 ऐसे कितने लेयर है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ लेयर्स तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन है विड्थ और नंबर ऑफ प्लाइज का ओके ये जो है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लाइज एंड विड्थ ऑफ बेल्ट ओके तो अभी इसमें से
विड्थ ऑफ बेल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? विड्थ ऑफ बेल्ट फॉर 4 प्लाईज इज इक्वल टू 756 अपॉन 4, ये हो जाएगा। विड्थ ऑफ 5 प्लाईज 756 अपॉन 5, विड्थ फॉर 6 प्लाईज 756 अपॉन 6। 3 प्लाईज हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% 3 प्लाईज का बेल्ट वीक होता है और जल्दी टूटता है। We have to use 4, 5 और 6 प्लाईज। ओके, तो ये हो गया 189, ये हो गया 151 और ये हो गया 126। अभी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखना है, हाउ टू सिलेक्ट द बेल्ट आउट ऑफ दिस रेटिंग। अभी ये टेबल आपको रेडीमेड दिया रहता है, ये दिख रहा है टेबल, ये जो टेबल है बड़ा, नंबर ऑफ प्लाईज है और विड्थ है, ये जो है वो सभी विड्थ है, ये विड्थ है सभी, ये जो सभी आपको दिख रहा है ये क्या है? विड्थ है, और ये नंबर ऑफ प्लाईज है सभी, ये क्या है? सभी नंबर ऑफ प्लाईज है। So these all are number of plies. Okay. So you see here, अभी हमारे 3 आंसर है, 189.04, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, 126.3। अभी 4 प्लाईज का देखिए, ये है 4 प्लाईज, 4 प्लाईज आप देखिए, ये 4 प्लाईज में आपको 189 के करीब कौन सा पॉइंट दिखता है क्या 4 प्लाईज में? ये 4 प्लाईज का हम देख लेंगे। 4 प्लाईज में हमारा आंसर है विड्थ का 189.04। 189.04 के थोड़ा सा आगे वाला कौन सा पॉइंट आपको दिखता है क्या? यहाँ पे देखिए, दिखता है क्या? आवाज है तो 189 के आगे का कौन सा पॉइंट हमको दिख रहा है क्या 4 प्लाईज की कॉलम में? ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं दिख रहा है क्योंकि 152 के आगे है ही नहीं उधर, छोड़ दो फिर उसे। अभी 5 प्लाईज में आप देखिए, 5 प्लाईज में 151.23 के आगे वाला नियरेस्ट पॉइंट कोई दिखता है क्या? देखिए, ये 5 प्लाईज में 151.23 के करीब वाला कौन सा पॉइंट दिखता है क्या? यहाँ पे दिखता है कि नहीं, बोले मेरे को। दिखता है, और वो 152 है, सिर्फ 0.8 का सिर्फ डिफरेंस है, और 152 थोड़ा सा ही आगे है उसके, तो वो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और इसके क्लोज वाला कोई नीचे दिखेगा तो वो लेते हैं, नहीं तो 152 लेते हैं। सिर्फ 0.7 से आगे है वो, यानी बहुत ऑलमोस्ट उतना ही है। अभी 6 प्लाईज में देखिए, 126 के आगे वाला और क्लोज वाला कोई दिखता है क्या? ये 125 कम है 126 से, उसके आगे वाला कौन सा है? 152 है। तो 152 और 126 में 26 का डिफरेंस है, तो वो 26 का डिफरेंस वाला हमको नहीं चलेगा, करेक्ट है? ओके, तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से आप 152 ये भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये भी 152 ले सकते हैं, यहाँ के आगे एक 152 है, ये 152 भी आप ले सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कौन सा बेल्ट लेंगे जब 5 प्लाईज और 6 प्लाईज में दोनों का लेंथ सेम रहेगा, तो आपको कौन सा बेल्ट अच्छा लगेगा? कम पैसे में कौन सा बेल्ट आपको लगाना पड़ेगा? अभी 5 प्लाईज और 6 प्लाई में हमको सेम विड्थ का बेल्ट हमको देख रहा है वहां पे, तो हमको
जिसका कम प्लाई है वो भी उतना ही पावर दे रहा है, जिसका 6 प्लाई है वो भी उतना ही पावर ले रहा है, तो मैं 6 प्लाई की तरफ क्यों जाऊंगा, मैं 5 प्लाई पे ही मैटर क्लोज कर देता हूं ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया अभी, 5 प्लाईज। सो वी शैल सिलेक्ट हाई स्पीड बेल्ट फॉर 152 mm, ओके, प्रेफर विड्थ एंड विथ 5 प्लाईज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे आपको 8 में से 6 मार्क मिल गए। सेम क्वेश्चन आते हैं इसके, आपको पार्ट करना पड़ता है पूरा प्रोसीजर, क्योंकि उसमें 3 से 4 ही फॉर्मूले हैं इसे, और बाकी सभी आपको बीएमई और काम के फॉर्मूले आपको याद रखने। ओके, अभी लास्ट है लेंथ ऑफ द बेल्ट। लेंथ ऑफ द बेल्ट के लिए आपको बीएमई और टॉम का फॉर्मूला यूज करना है, और बचे हुए 2 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। 6 मार्क्स यू विल गेट once you calculate preferred width and number of plies, and remaining 2 marks you will get if you will calculate length of the belt. The length of belt for open belt drive के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे। Here you are having formula for open belt drive, so this formula you have to use there. Use this formula here. So 2c plus 5d plus t plus d minus d bracket square by 4c. So once you replace all the values, you will get this answer 7183.31 mm. So this is the third answer, and you will get additional 2 marks. So after that, you have to make one box. In that box, you have to write all 3 answers. Which are 3 answers? Belt specifications are 7.2 meter length and approximately 7.2 meter length है ना ये, of 152 meter width and 5 plies high speed belting. तो ये एक बार आप बॉक्स करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटली 8 मार्क मिलते हैं। ऑल 8 मार्क्स you will get once you finish with all this one. Okay, do you have any